क्या आप जानते हैं कि तमिलनाडु भारत की सबसे लंबी तटरेखाओं में से एक का घर है, जो भव्य बंगाल की खाड़ी की ओर खुलती है? कि इसकी भूमि पर दुनिया के कुछ सबसे प्राचीन और विशाल मंदिर खड़े हैं, जिन्हें हजारों वर्ष पहले तराशा गया था, और कि इसकी पहाड़ियों में प्राचीन वन छिपे हैं, जहां से लाखों लोगों के लिए जीवनदायी नदियां जन्म लेती हैं। तमिलनाडु केवल दक्षिण का एक राज्य नहीं है, यह सभ्यता की जन्मभूमि, आध्यात्मिक धाम और अदम्य सांस्कृतिक शक्ति है। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप 50 अद्भुत तथ्यों की खोज करेंगे जो भारत के इस शाश्वत हृदय के बारे में आपकी दृष्टि बदल देंगे। 50 भारत का अंतिम छोर कन्याकुमारी। तमिलनाडु के सबसे दक्षिणी सिरे पर स्थित कन्याकुमारी एक विस्मयकारी भौगोलिक स्थल है, जहां 3 विशाल जल निकायों का संगम होता है। यहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर अपनी लहरें एक साथ मिलाते हैं। यह स्थान दुनिया के उन बेहद दुर्लभ भौगोलिक क्षेत्रों में से एक है, जहां एक ही समुद्र तट पर खड़े होकर सूर्योदय और सूर्यास्त का अद्भुत आनंद लिया जा सकता है। यहां की चट्टानी जमीन और निरंतर चलने वाली समुद्री हवाएं इस क्षेत्र की स्थानीय जलवायु को नियंत्रित करती हैं। वैज्ञानिक रूप से यह भारतीय उपमहाद्वीप का वह बिंदु है जो भूमध्य रेखा के सबसे करीब माना जाता है। 49 पाल्क जलडमरू मध्य का रहस्य। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच स्थित पाल्क जलडमरू मध्य एक संकरा समुद्री मार्ग है, जो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई और गहराई अलग अलग जगहों पर काफी भिन्न होती है, जिससे यह नौ परिवहन के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण क्षेत्र बन जाता है। इस जलडमरू मध्य के नीचे की भौगोलिक बनावट अत्यंत जटिल है, और यहां कई छोटे द्वीप और मूंगा चट्टानें पाई जाती हैं। यह समुद्री मार्ग न केवल व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह दक्षिण एशिया की समुद्री जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। यहां का पानी उथला और शांत रहता है। 48 एडम्स ब्रिज या राम सेतु की संरचना। रामेश्वरम और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच चूना पत्थर की एक श्रृंखला मौजूद है, जिसे एडम्स ब्रिज कहा जाता है। भौगोलिक शोध बताते हैं कि यह किसी समय भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाला एक प्राकृतिक पैदल मार्ग था। इसकी कुल लंबाई लगभग 48 किलोमीटर है, और यह समुद्र की सतह से कुछ ही फीट नीचे स्थित है। यह संरचना मन्नार की खाड़ी और पाल्क खाड़ी को एक दूसरे से प्रभावी ढंग से अलग करती है। यहां की समुद्री धाराएं अत्यंत तीव्र होती हैं, वो जो इस क्षेत्र की मिट्टी के कटाव और जमाव की प्राकृतिक प्रक्रिया को निरंतर प्रभावित करती रहती हैं। 47 मन्नार की खाड़ी का समुद्री उद्यान। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित एक विशाल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है, जो जैव विविधता के मामले में दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र लगभग 21 छोटे द्वीपों का समूह है, जहां मूंगा चट्टानें, समुद्री घास और दुर्लभ समुद्री जीव जैसे डुगोंग पाए जाते हैं। भौगोलिक रूप से यह भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। यहां का पानी इतना पारदर्शी है कि समुद्री तलहटी की हलचल को आसानी से देखा जा सकता है। यह खाड़ी हिंद महासागर के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। 46 पश्चिमी घाट का पालघाट दर्रा। तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले के पास पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखला में एक विशाल भौगोलिक अंतराल है, जिसे पालघाट दर्रा कहा जाता है। यह लगभग 30 किलोमीटर चौड़ा है और केरल तथा तमिलनाडु के बीच एक प्राकृतिक गलियारे के रूप में कार्य करता है। यह दर्रा दक्षिण भारत की जलवायु पर गहरा प्रभाव डालता है, क्योंकि यह अरब सागर से आने वाली नमी युक्त हवाओं को तमिलनाडु के मैदानी इलाकों तक पहुंचने का रास्ता प्रदान करता है। इसके बिना तमिलनाडु का आंतरिक भाग काफी शुष्क हो सकता था। यह दर्रा जैव विविधता के प्रवास और परिवहन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले हमारे पूरे देश की अजीब और अविश्वसनीय ज्योग्राफी को एक्सप्लोर करते रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। 45 मरीना बीच की विशाल तटरेखा। चेन्नई में स्थित मरीना बीच दुनिया के सबसे लंबे प्राकृतिक शहरी समुद्र तटों में से एक माना जाता है। इसकी लंबाई लगभग 13 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई कुछ स्थानों पर बहुत अधिक है।
भौगोलिक रूप से यह बंगाल की खाड़ी के किनारे कोरोमंडल तट का एक हिस्सा है। इस तट की रेत मुख्य रूप से महीन और सुनहरी है, ये जो दशकों से समुद्री लहरों के जमाव के कारण बनी है। यहां का समुद्र का स्तर और लहरों का वेग समय समय पर बदलता रहता है, जो इस विशाल रेतीले मैदान को और भी भव्य बनाता है। यह तट चेन्नई की जलवायु को संतुलित करता है। 44 कावेरी नदी का उपजाऊ डेल्टा। तमिलनाडु का मध्य भाग कावेरी नदी के विशाल डेल्टा क्षेत्र से ढका हुआ है, जिसे दक्षिण भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। यह नदी पश्चिमी घाट से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले एक विस्तृत त्रिभुजाकार मैदानी इलाका बनाती है। इस क्षेत्र की मिट्टी अत्यंत उपजाऊ और जलोढ़ प्रकृति की है, जो हजारों वर्षों से कृषि का आधार रही है। भौगोलिक रूप से यह डेल्टा क्षेत्र कई छोटी शाखाओं और नहरों में विभाजित है, जिससे यहां जल का वितरण सुचारू रहता है। यह क्षेत्र न केवल कृषि बल्कि तमिलनाडु की संस्कृति और सभ्यता का भी मुख्य केंद्र है। 43 पिचवरम के जादुई मैंग्रोव वन। चिदंबरम के पास स्थित पिचवरम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह लगभग 1100 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसमें कई छोटी नहरें और द्वीप शामिल हैं। यहां की पौधों की जड़ें पानी के भीतर एक जटिल जाल की तरह फैली होती हैं, जो मिट्टी के कटाव को प्रभावी ढंग से रोकती हैं। भौगोलिक रूप से यह वन क्षेत्र समुद्री चक्रवातों और ऊंची लहरों के खिलाफ एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। यहां का पारिस्थितिकी तंत्र खारे और मीठे पानी के अनूठे मिश्रण से बना है, जो विभिन्न दुर्लभ पक्षियों के लिए एक सुरक्षित निवास स्थान प्रदान करता है। 42 नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी डोड्डा बेट्टा। ऊटी के पास स्थित डोड्डा बेट्टा नीलगिरी पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 2637 मीटर है। यह स्थान पश्चिमी और पूर्वी घाटों के मिलन बिंदु के करीब स्थित है। यहां की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहां से कोयंबटूर के मैदानों और मैसूर के पठार का अद्भुत नजारा देखा जा सकता है। इस चोटी के चारों ओर आरक्षित वन क्षेत्र है, जो दुर्लभ वनस्पतियों और जीवों से भरा हुआ है। यहां की ठंडी जलवायु और कोहरे से ढकी पहाड़ियां इसे तमिलनाडु के सबसे ठंडे और सबसे ऊंचे भौगोलिक स्थलों में से एक बनाती हैं। 41 कोरोमंडल तट की भौगोलिक पहचान। तमिलनाडु की पूरी पूर्वी सीमा बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है, जिसे ऐतिहासिक रूप से कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। यह तट उत्तर में आंध्र प्रदेश की सीमा से लेकर दक्षिण में कावेरी डेल्टा तक फैला हुआ है। भौगोलिक रूप से यह तट काफी सीधा है और यहां प्राकृतिक गहरे बंदरगाहों की कमी है, लेकिन इसकी चौड़ाई इसे विशिष्ट बनाती है। मानसून के दौरान यह तट भारी वर्षा प्राप्त करता है, विशेष रूप से लौटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से। प्राचीन काल से ही यह तट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक प्रमुख केंद्र रहा है और इसकी भू आकृति ने तटीय विकास को प्रेरित किया है। 40 पुलिकट झील का खारा विस्तार। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसका अधिकांश भाग तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में पड़ता है। यह झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है। भौगोलिक रूप से यह एक उथली झील है जिसकी गहराई बहुत कम है, लेकिन इसका क्षेत्रफल मानसून के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। यह झील प्रवासी पक्षियों, विशेष रूप से फ्लेमिंगो के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यहां का पानी समुद्री और ताजे पानी का मिश्रण है, जो एक अद्वितीय और अत्यंत संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। 39 वैगई नदी और मदुरै की घाटी। वैगई नदी तमिलनाडु की एक महत्वपूर्ण नदी है जो पूरी तरह से वर्षा पर आधारित है और पश्चिमी घाट की वरुशनाडु पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी ऐतिहासिक मदुरै शहर के बीच से बहती हुई पाक झलडमरू मध्य में जाकर गिरती है। भौगोलिक रूप से इस नदी की घाटी बहुत पुरानी है और इसके आसपास की मिट्टी कृषि के लिए अनुकूल है। वैगई बांध इस नदी के जल को संचित कर दक्षिणी जिलों को सिंचाई और पीने का पानी उपलब्ध कराता है। नदी का प्रवाह मार्ग पथरीला और कहीं कहीं रेतीला है, जो मानसून के दौरान अपना स्वरूप पूरी तरह से बदल लेता है। 38 कुत्तलम के औषधीय जलप्रपात।
ये तेनकासी जिले में स्थित कुत्तलम को दक्षिण भारत का प्राकृतिक स्पा कहा जाता है। यहाँ पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से गिरने वाले 9 छोटे बड़े जलप्रपात हैं। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र घने जंगलों से घिरा है, जहां प्रचुर मात्रा में औषधीय पौधे पाए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से माना जाता है कि इन झरनों का पानी इन पौधों के संपर्क में आने के कारण स्वास्थ्यवर्धक गुणों से भरपूर हो जाता है। झरने की चट्टानी ढलाने और पानी का गिरना इसे एक प्राकृतिक जल चिकित्सा केंद्र बनाता है। मानसून के दौरान इन झरनों का वेग इतना बढ़ जाता है कि उनकी गर्जना दूर तक सुनाई देती है। 37 होगेनक्कल का धुआंधार प्रपात। धर्मपुरी जिले में कावेरी नदी पर स्थित होगेनक्कल जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। यहां नदी की धारा कई उपधाराओं में बंटकर ऊंची चट्टानों से नीचे गिरती है। भौगोलिक रूप से यहां की चट्टानें कार्बोनाइट प्रकार की हैं, जो दुनिया की सबसे पुरानी चट्टानों में से एक मानी जाती हैं। जब पानी तेज गति से नीचे गिरता है तो वह धुएं जैसा सफेद दृश्य उत्पन्न करता है, जिससे इसका स्थानीय नाम होगेनक्कल पड़ा। यहां नदी के बीच में गोल टोकरी नुमा नावों का संचालन होता है, जो पर्यटकों को इन विशाल झरनों के बेहद करीब ले जाती हैं। 36 शेवरॉय पहाड़ियों का पठार। सलेम के पास स्थित शेवरॉय पहाड़ियां पूर्वी घाट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भौगोलिक रूप से ये पहाड़ियां ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से बनी हैं और यहां की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर तक पहुंचती है। इन पहाड़ियों का सबसे ऊंचा स्थान यरकाड है, जिसे गरीबों का ऊंटी भी कहा जाता है। यहां की जलवायु ठंडी और आर्द्र रहती है, जो कॉफी और संतरे की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। इन पहाड़ियों की बनावट ऊबड़ खाबड़ है और यहां कई गहरी घाटियां और चोटियां मौजूद हैं, जो पूर्वी घाट की सुंदरता को तमिलनाडु में जीवंत रूप प्रदान करती हैं। 35 कोल्ली हिल्स के 70 मोड़। नामक्कल जिले में स्थित कोल्ली हिल्स अपनी अविश्वसनीय भौगोलिक बनावट के लिए प्रसिद्ध है। इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए 70 से अधिक हेयरपिन मोड़ वाली खतरनाक सड़कें हैं, पानी, और जो इसे भारत की सबसे चुनौतीपूर्ण सड़कों में से एक बनाती हैं। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र पूर्वी घाट का हिस्सा है और यहां की पहाड़ियां घने औषधीय जंगलों से ढकी हुई हैं। यहां का औसत तापमान शेष तमिलनाडु की तुलना में काफी कम रहता है। इन पहाड़ियों की ऊंचाई और खड़ी ढलानें इसे ट्रैकिंग के लिए एक आदर्श स्थान बनाती हैं, जहां प्रकृति का अनछुआ और रहस्यमयी रूप साफ दिखाई देता है। 34 कलरायन पहाड़ियों का विन्यास। कलरायन पहाड़ियां तमिलनाडु के कल्लाकुरुची जिले में स्थित हैं और पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखला का एक अभिन्न अंग हैं। भौगोलिक रूप से इन पहाड़ियों को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। उत्तरी भाग को चिन्ना कलरायन और दक्षिणी भाग को पेरिया कलरायन कहा जाता है। इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 600 से 1000 मीटर के बीच है। यहां कई बारहमासी नदियां और छोटे झरने बहते हैं, जो इस शुष्क क्षेत्र को हरियाली प्रदान करते हैं। यह पहाड़ियां मुख्य रूप से आदिवासी समुदायों का घर हैं और यहां का भूगोल वन्य जीवन की रक्षा में सहायक है। 33 जवादी पहाड़ियों का प्राकृतिक विस्तार। जवादी पहाड़ियां तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में वेल्लोर और तिरुवन्नामलई जिलों के बीच एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई हैं। भौगोलिक दृष्टि से ये पहाड़ियां पूर्वी घाट का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती हैं, जो अपनी नीली आभा और दुर्लभ चंदन के पेड़ों के लिए जानी जाती हैं। यहां की मिट्टी मुख्य रूप से लाल और पथरीली है, जो ऊंचे पठारी क्षेत्रों में सघन वनस्पति को सहारा देती है। इन पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 3000 से 4000 फीट के बीच रहती है। यहां की जलवायु आसपास के मैदानी इलाकों की तुलना में काफी सुखद रहती है और मानसून के दौरान यहां का दृश्य पूरी तरह बदल जाता है। 32 येलागिरी का छोटा पठारी क्षेत्र। येलागिरी तमिलनाडु का सबसे छोटा और शांत हिल स्टेशन है, जो मुख्य रूप से 14 गांवों के समूह से मिलकर बना है। भौगोलिक रूप से यह एक उठा हुआ पठार है, जो समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां की भौगोलिक बनावट ऐसी है
कि यह चारों ओर से ऊंची पहाड़ियों और गहरी घाटियों से घिरा हुआ है। यहाँ की मिट्टी की संरचना बागवानी के लिए बहुत अनुकूल है, जहाँ गुलाब के बगीचे और फलों के बाग प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र पूर्वी घाट की अन्य पहाड़ियों की तुलना में कम ढालदार है, सूर्य के, जिससे यहाँ का मौसम साल भर स्थिर बना रहता है। 31 सिरुमलाई की अद्वितीय जैव विविधता। डिंडीगुल के पास स्थित सिरुमलाई पहाड़ियां पूर्वी घाट का एक अंतिम दक्षिण विस्तार मानी जाती हैं। भौगोलिक रूप से यहाँ का वातावरण बहुत ही विविध है, जहाँ साल भर नमी बनी रहती है। यह स्थान दुनिया भर में अपने विशेष प्रकार के छोटे और मीठे केलों के लिए प्रसिद्ध है, जो केवल इसी ऊंचाई और मिट्टी की स्थिति में उग सकते हैं। यहाँ की पहाड़ियां घने जंगलों से ढकी हुई हैं, जिनमें कई दुर्लभ औषधीय पौधे और वन्य जीव निवास करते हैं। इन पहाड़ियों का ढाल काफी खड़ा है, जो इसे नीचे के मैदानी इलाकों से पूरी तरह अलग एक ठंडा द्वीप जैसा बना देता है। 30 अनामलाई की ऊंची पर्वत श्रृंखला। अनामलाई पहाड़ियां, जिन्हें हाथी पहाड़ियां भी कहा जाता है, पश्चिमी घाट का एक बहुत ही प्रभावशाली हिस्सा हैं। ये पहाड़ियां तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित हैं और इनकी ऊंचाई 2000 मीटर से भी अधिक है। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र भारत के सबसे घने सदाबहार वनों में से एक है, जहां भारी वर्षा होती है। यहां की मिट्टी अत्यंत गहरी और काली है, जो चाय और कॉफी के बागानों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है। यह पर्वत श्रृंखला दक्षिण भारत की कई प्रमुख नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र के रूप में कार्य करती है और यहां की चोटियां अक्सर बादलों से ढकी रहती हैं। 29 पलानी पहाड़ियों का भूवैज्ञानिक महत्व। पलानी पहाड़ियां पश्चिमी घाट का एक पूर्वी विस्तार हैं, जो डिंडीगुल जिले के एक बड़े हिस्से को कवर करती हैं। भौगोलिक रूप से ये पहाड़ियां बहुत प्राचीन हैं और मुख्य रूप से प्री कैम्ब्रियन काल की ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हैं। प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाइकनाल इन्हीं पहाड़ियों के उच्चतम बिंदुओं पर बसा हुआ है। यहां की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 7000 फीट तक पहुंचती है। इन पहाड़ियों का स्वरूप ऊबड़ खाबड़ है और यहाँ की गहरी खाइयां और ऊंचे जलप्रपात इस क्षेत्र की जल निकासी व्यवस्था का मुख्य हिस्सा हैं। यह क्षेत्र वन्यजीवों और लुप्तप्राय शोला वनों के संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। 28 ताम्रपर्णी नदी का 12मासी प्रवाह। ताम्रपर्णी तमिलनाडु की एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है और इसे 12मासी माना जाता है। यह नदी पश्चिमी घाट की अगस्त्यकुडम पहाड़ियों से निकलती है और मन्नार की खाड़ी में गिरने से पहले तिरुनेलवेली और थूथुकुडी जिलों से होकर गुजरती है। भौगोलिक रूप से इस नदी के पानी में तांबे की मात्रा अधिक पाई जाती है, जिसके कारण इसका रंग और नाम दोनों विशिष्ट हैं। यह नदी दक्षिण तमिलनाडु की कृषि व्यवस्था की रीढ़ है। मानसून के दौरान इसकी सहायक नदियां इसमें विशाल मात्रा में जल लाती हैं, जिससे इस शुष्क क्षेत्र में भी साल भर हरियाली और कृषि गतिविधियां संभव हो पाती हैं। 27 कोडाइकनाल झील की मानव निर्मित सुंदरता। कोडाइकनाल के केंद्र में स्थित यह सितारा मछली के आकार की झील पूरी तरह से मानव निर्मित है। तो लेकिन इसकी भौगोलिक स्थिति इसे प्राकृतिक सा महसूस कराती है। 1863 में विकसित की गई यह झील पलानी पहाड़ियों के बीच एक प्राकृतिक गर्त में पानी इकट्ठा करके बनाई गई थी। भौगोलिक रूप से यह समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसके चारों ओर घने देवदार के जंगल हैं। इस झील का जलस्तर पूरे वर्ष बना रहता है और यह स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित करने में मदद करती है। झील के आसपास की मिट्टी और नमी यहां के सूक्ष्म वातावरण को बहुत ठंडा रखती है। 26 मुदुमलई का त्रिकोणीय भौगोलिक बोमोसा संगम। मुदुमलई राष्ट्रीय उद्यान भौगोलिक रूप से एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है, जहां तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की सीमाएं मिलती हैं। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और पश्चिमी घाट की तलहटी में बसा हुआ है। यहाँ की भौगोलिक बनावट में घास के मैदानों, झाड़ियों और घने जंगलों का मिश्रण देखने को मिलता है। मोयार नदी इस क्षेत्र से होकर बहती है और यहाँ के वन्य जीवन के लिए पानी का मुख्य स्रोत है।
यह क्षेत्र हाथियों और बाघों के प्रवास के लिए एक प्राकृतिक गलियारे का काम करता है, वो जो दक्षिण भारत की पारिस्थितिक निरंतरता को बनाए रखता है। 25 मुकुरुथी चोटी और उच्च घास के मैदान। मुकुरुथी राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित एक ऊंचाई वाला क्षेत्र है जो अपने विशाल घास के मैदानों और शोला वनों के लिए जाना जाता है। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहां की चोटियां बहुत खड़ी हैं और यहां की जलवायु बहुत ही कठोर और ठंडी होती है, जहां अक्सर पाला पड़ता है। यह क्षेत्र विशेष रूप से नीलगिरी तहर का निवास स्थान है। यहां की मिट्टी बहुत पतली और पथरीली है, जिसके कारण यहां बड़े पेड़ नहीं उग पाते और केवल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले घास के मैदान ही दिखाई देते हैं। 24 कोडाइकनाल के घने पाइन वन। कोडाइकनाल में स्थित पाइन वन न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण हैं, बल्कि इनका एक गहरा भौगोलिक उद्देश्य भी है। इन वनों को ब्रिटिश काल के दौरान मिट्टी के कटाव को रोकने और लकड़ी की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगाया गया था। भौगोलिक रूप से ये वन ढलानों पर स्थित हैं, जहां की मिट्टी बहुत ही ढीली और रेतीली है। पाइन के पेड़ों की जड़ों ने इस मिट्टी को कसकर पकड़ रखा है, जिससे भारी बारिश के दौरान भी यहां भूस्खलन का खतरा कम रहता है। इन जंगलों की सतह सूखे पाइन के पत्तों से ढकी रहती है, जो मिट्टी की नमी को संरक्षित करने में मदद करती है। 23 पॉइंट कैलिमरे की दलदली भूमि। पॉइंट कैलिमरे, जिसे कोडियाक करई भी कहा जाता है, तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में स्थित एक रेतीला प्रायद्वीप है। भौगोलिक रूप से यह स्थान कोरोमंडल तट का वह बिंदु है जहां समुद्र अपनी दिशा बदलता है। यहां विशाल खारे पानी की दलदल और लैगून पाए जाते हैं, जो प्रवासी पक्षियों के लिए स्वर्ग के समान हैं। यह क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के पानी और कावेरी डेल्टा के मीठे पानी के मिलन का एक अद्भुत उदाहरण है। यहां की मिट्टी नमकीन है और यहां मुख्य रूप से मैंग्रोव और झाड़ियां पाई जाती हैं। यह समुद्री कछुओं के प्रजनन के लिए भी एक सुरक्षित भौगोलिक स्थल माना जाता है। 22 मेट्टूर बांध का विशाल जलाशय। सेलम जिले में स्थित मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बना तमिलनाडु का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण जलाशय है। भौगोलिक रूप से यह बांध दो पहाड़ियों के बीच एक संकरी घाटी में बनाया गया है, जिससे एक विशाल कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है, जिसे स्टैनली जलाशय कहा जाता है। यह जलाशय कई वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्रों के लिए पानी का मुख्य संचय केंद्र है। यहां की भौगोलिक बनावट के कारण मानसून के दौरान यह विशाल मात्रा में पानी जमा कर सकता है। बांध के आसपास की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ है और यहां का जलस्तर क्षेत्रीय भूजल को भी प्रभावित करता है। 21 तिरुपरप्पु जलप्रपात की चट्टानी संरचना। कन्याकुमारी जिले में स्थित तिरुपरप्पु जलप्रपात कोदय्यार नदी द्वारा बनाया गया एक बहुत ही सुंदर प्रपात है। भौगोलिक रूप से यह झरना लगभग 50 फीट की ऊंचाई से गिरता है और इसकी लंबाई काफी अधिक है। यहां नदी का तल बहुत ही पथरीला है, जिससे पानी कई धाराओं में विभाजित होकर नीचे गिरता है। झरने के नीचे एक कृत्रिम पूल बनाया गया है, लेकिन इसके ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से प्राकृतिक और चट्टानी है। यहां की पहाड़ियां पश्चिमी घाट का अंतिम हिस्सा हैं और यहां की हरियाली और पानी का निरंतर प्रवाह इस क्षेत्र की जलवायु को हमेशा आर्द्र और ठंडा बनाए रखता है। 20 ऊटी की पाइकारा झील एंड नदी। नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित पाइकारा नदी टोडा जनजाति के लिए अत्यंत पवित्र मानी जाती है और यह ऊटी की सबसे बड़ी नदी है। भौगोलिक रूप से यह नदी मुकुरुथी चोटी से निकलती है और कई झरनों और झीलों का निर्माण करती है। पाइकारा जलप्रपात और पाइकारा झील इस नदी के प्रमुख भौगोलिक आकर्षण हैं। इस नदी पर बने बांध के कारण यहां एक बहुत ही शांत और सुंदर जलाशय का निर्माण हुआ है, जो घने जंगलों और घास के मैदानों से घिरा है। यह नदी अंततः कर्नाटक में प्रवेश करती है। यहां का पानी बहुत ही स्वच्छ और ठंडा है, जो ऊंचाई के कारण और हमेशा गतिशील रहता है। 19 बेरिज्म झील का आरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र। कोडाइकनाल से लगभग 21 किलोमीटर दूर स्थित बेरिज्म झील एक सुरक्षित और संरक्षित भौगोलिक क्षेत्र है। यह एक प्राकृतिक बेसिन में बनी मीठे पानी की झील है, जो चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों और सघन वनों से घिरी हुई है।
इस झील का पानी इतना स्वच्छ है कि यह पेरियाकुलम शहर के लिए पीने के पानी का मुख्य स्रोत है। भौगोलिक रूप से इस क्षेत्र में मानवीय हस्तक्षेप बहुत कम है, जिससे यहाँ की मिट्टी और पानी का पीएच स्तर प्राकृतिक रूप से संतुलित रहता है। यहाँ के जंगलों में दुर्लभ मशरूम और औषधीय पौधे पाए जाते हैं जो केवल इसी विशेष सूक्ष्म जलवायु में पनप सकते हैं। 18 सिल्वर कास्केड का तीव्र जल प्रवाह। इस सिल्वर कास्केड जलप्रपात कोडाईकनाल के मुख्य शहर में प्रवेश करते ही दिखाई देने वाला एक भव्य दृश्य है। भौगोलिक रूप से यह कोडाईकनाल झील के अतिरिक्त पानी के निकास से बनता है जो एक ऊंची चट्टान से लगभग 180 फीट नीचे गिरता है। मानसून के दौरान इस झरने का पानी चांदी की तरह चमकता है, बहुत ही बास को आई है, जिससे इसका नाम पड़ा। यह झरना एक बहुत ही संकरी घाटी में गिरता है जहां की चट्टानें बहुत ही चिकनी और घिसी हुई हैं। यहां का पानी अंततः तलहटी के गांवों में सिंचाई के काम आता है। यह स्थान सड़क के ठीक किनारे स्थित एक महत्वपूर्ण भौगोलिक लैंडमार्क है। 17 थलैयार प्रपात की विस्मयकारी ऊंचाई। पलानी पहाड़ियों में स्थित थलैयार प्रपात, जिसे रैट टेल फॉल्स भी कहा जाता है, और तमिलनाडु का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई लगभग 297 मीटर है और यह दूर से एक लंबी सफेद पूंछ की तरह दिखाई देता है। भौगोलिक रूप से यह एक अत्यंत खड़ी चट्टान से नीचे गिरता है जहां तक पहुंचना बहुत ही कठिन और खतरनाक है। इस झरने के पीछे की चट्टानें बहुत पुरानी और कठोर हैं। यह झरना मंजलार नदी का हिस्सा है और भारी बारिश के दौरान इसकी गर्जना कई किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे एक दुर्गम लेकिन शानदार दृश्य बनाती है। 16 वैगई बांध का रणनीतिक स्थान। थेनी जिले में स्थित वैगई बांध तमिलनाडु के कृषि भूगोल का एक अद्भुत उदाहरण है। यह बांध दो विशाल पहाड़ियों के बीच एक संकरी घाटी में बनाया गया है, जिससे एक बड़ा जलाशय निर्मित हुआ है। भौगोलिक रूप से यह मदुरै, डिंडीगुल और शिवगंगा जैसे सूखे जिलों के लिए जीवन रेखा का कार्य करता है। यहाँ की मिट्टी मुख्य रूप से दोमट और रेतीली है जो पानी को धीरे धीरे सोखती है। बांध की संरचना ऐसी है कि यह भारी वर्षा के पानी को प्रभावी ढंग से संचित कर भूजल स्तर को बढ़ाता है। यह क्षेत्र तमिलनाडु के मैदानी और पहाड़ी इलाकों का एक सुंदर भौगोलिक संगम प्रस्तुत करता है। 15 पंबन द्वीप की विलगित भौगोलिक स्थिति। पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम द्वीप भी कहा जाता है, मुख्य भूमि भारत से पंबन जलडमरूमध्य द्वारा अलग होता है। भौगोलिक रूप से यह एक प्रवाल द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच एक कड़ी का काम करता है। द्वीप की जमीन रेतीली है और यहाँ की वनस्पति मुख्य रूप से तटीय झाड़ियों और नारियल के पेड़ों तक सीमित है। यहाँ का समुद्री वातावरण अत्यंत खारा है, जो यहाँ की भूवैज्ञानिक संरचना को निरंतर प्रभावित करता है। द्वीप के चारों ओर की मूंगा चट्टानें समुद्री लहरों के सीधे प्रहार से तट की रक्षा करती हैं। यह स्थान हिंद महासागर के उथले पानी का एक उत्कृष्ट भौगोलिक उदाहरण है। 14 इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य की ऊंचाई। अनामलाई पहाड़ियों में स्थित यह अभयारण्य भौगोलिक रूप से अत्यंत विविधतापूर्ण है, जहां की ऊंचाई 300 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक भिन्न होती है। यहाँ की भौगोलिक बनावट में खड़ी ढलानें, गहरी घाटियां और ऊंचे पठार शामिल हैं। यह क्षेत्र पश्चिमी घाट के सबसे महत्वपूर्ण जलग्रहण क्षेत्रों में से एक है, जहां से कई छोटी नदियां निकलती हैं। यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक है, जो सघन सदाबहार वनों के विकास में सहायक होती है। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण हाथी गलियारों में से एक है, जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। 13 अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर का शिखर। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में फैला हुआ है। इसका सबसे ऊंचा शिखर अगस्त्यकुडम है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1867 मीटर है। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र पश्चिमी घाट के दक्षिणी छोर पर स्थित है और यहाँ की जैव विविधता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट में गिनी जाती है। यहाँ की पहाड़ियां मानसून की हवाओं को रोकने में सक्षम हैं, जिससे यहां भारी वर्षा होती है।
यह क्षेत्र ताम्रपर्णी और कर्मणा जैसी महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति दुर्लभ जड़ी बूटियों के विकास के लिए एक अनूठा वातावरण प्रदान करती है। 12 सत्यमंगलम का महत्वपूर्ण वन गलियारा। सत्यमंगलम वन्यजीव अभयारण्य भौगोलिक रूप से एक बहुत ही खास स्थान पर स्थित है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं। ईरोड जिले में स्थित यह क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों और समतल मैदानों का एक जटिल जाल है। यह भौगोलिक मिलन बिंदु हाथियों और बाघों के मुक्त आवागमन के लिए एक प्राकृतिक सेतु का कार्य करता है। यहां की जलवायु मुख्य रूप से शुष्क से अर्धशुष्क है, ये जो यहां की वनस्पतियों के प्रकार को निर्धारित करती है। यहां की चट्टानें मुख्य रूप से प्राचीन ग्रेनाइट और नीस से बनी हैं। यह क्षेत्र पूरे दक्षिण भारत के पारिस्थितिक तंत्र को जोड़ने वाली एक भौगोलिक कड़ी है। 11 कोरोमंडल तट की मानसूनी विशिष्टता। तमिलनाडु का कोरोमंडल तट भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में भौगोलिक रूप से बहुत अलग है, क्योंकि यहां सबसे अधिक वर्षा लौटते हुए उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। अक्टूबर से दिसंबर के बीच जब देश का अधिकांश हिस्सा शुष्क रहता है, तब इस तट पर भारी बारिश होती है। यह भौगोलिक घटना बंगाल की खाड़ी की नमी और तटीय वायुमंडलीय दबाव के कारण होती है। यहाँ की तटरेखा सीधी और सपाट है, जो चक्रवातों के लिए बहुत संवेदनशील मानी जाती है। यह विशेष मानसूनी चक्र इस क्षेत्र की कृषि और जल प्रबंधन की पूरी रणनीति को प्रभावित करता है और उसे अद्वितीय बनाता है। हमारे खूबसूरत देश के हर प्रांत के बारे में अद्भुत फैक्ट्स सीखते रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। 10 मेन फॉल्स की भूवैज्ञानिक संरचना। कुत्तलम में स्थित मेन फॉल्स की भौगोलिक बनावट ऐसी है कि यह लगभग 60 मीटर की ऊंचाई से एक खड़ी चट्टान से नीचे गिरता है। इस झरने के गिरने के स्थान पर पानी ने हजारों वर्षों में चट्टानों को काटकर गहरे प्राकृतिक पूल बना दिए हैं। भौगोलिक रूप से यहाँ की चट्टानें बहुत ही कठोर और प्राचीन हैं, जो पानी के भारी दबाव को सहन कर सकती हैं। झरने के आसपास के घने जंगल और पहाड़ों की ढलानें यहाँ के तापमान को हमेशा कम रखती हैं। यह स्थान पश्चिमी घाट की ढलानों पर जल निकासी और कटाव की प्राकृतिक प्रक्रिया का एक शानदार दृश्य भौगोलिक प्रमाण प्रस्तुत करता है। 9 वेल्लोर के किले की भौगोलिक खाई। वेल्लोर किला न केवल ऐतिहासिक बल्कि अपनी भौगोलिक सुरक्षा प्रणाली के लिए भी प्रसिद्ध है। यह किला एक विशाल और गहरी पानी से भरी खाई से घिरा हुआ है, जो उस समय के जल इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण है। भौगोलिक रूप से यह किला पलार नदी के बेसिन के पास स्थित है, जिससे इसे पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होती थी। यहां की जमीन मुख्य रूप से पथरीली और ऊबड़ खाबड़ है, मौंते जो किले की रक्षात्मक स्थिति को और मजबूत बनाती है। किले के चारों ओर की चट्टानी पहाड़ियां एक प्राकृतिक घेरा बनाती हैं। यह स्थान मैदानी इलाकों और छोटी पहाड़ियों के बीच एक रणनीतिक भौगोलिक बिंदु पर स्थित है। 8 भवानी नदी का जलग्रहण क्षेत्र। भवानी नदी नीलगिरी पहाड़ियों की कुंडा पर्वतमाला से निकलती है और कावेरी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। भौगोलिक रूप से यह नदी तमिलनाडु के कोयंबटूर और ईरोड जिलों के एक विशाल क्षेत्र को सींचती है। इस नदी का प्रवाह मार्ग बहुत ही घुमावदार है और यह घने जंगलों के बीच से होकर गुजरती है। भवानी सागर बांध के निर्माण के बाद यहां एक बहुत बड़ा जलाशय बना है, जो स्थानीय जलवायु को प्रभावित करता है। यह नदी मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से पानी प्राप्त करती है। भौगोलिक दृष्टि से इस नदी की घाटी में पाई जाने वाली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 7 इलायची पहाड़ियों का दक्षिणी विस्तार। तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित इलायची पहाड़ियां या कार्डमम हिल्स पश्चिमी घाट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भौगोलिक रूप से ये पहाड़ियां समुद्र तल से लगभग 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। यहां की ठंडी और नमी युक्त जलवायु मसालों ये विशेष रूप से इलायची और काली मिर्च के उत्पादन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इन पहाड़ियों का ढाल काफी खड़ा है और यहां साल के अधिकांश समय कोहरा छाया रहता है। भौगोलिक रूप से यह क्षेत्र केरल और तमिलनाडु की प्राकृतिक सीमा को परिभाषित करता है। यहां की वनस्पतियां सघन वर्षावनों का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करती हैं।
6 मन्नार की खाड़ी का समुद्री विस्तार। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। भौगोलिक रूप से यह दुनिया के सबसे अमीर समुद्री क्षेत्रों में से एक है, जहां मूंगा चट्टानें, समुद्री घास और दलदली मिट्टी का अद्भुत संगम पाया जाता है। यहां 21 द्वीप स्थित हैं जो मुख्य रूप से चूना पत्थर और रेत से बने हैं। यह खाड़ी समुद्री जीवों जैसे कि लुप्तप्राय डुगोंग के लिए एक सुरक्षित आवास प्रदान करती है। भौगोलिक रूप से यहां की समुद्री धाराएं उथली हैं। ये पौधे हैं जो समुद्री जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनुकूल वातावरण बनाती हैं। यह क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता प्राप्त है। 5 वेदांतंगल के पक्षी अभयारण्य का भूगोल। चेन्नई के पास स्थित वेदांतंगल पक्षी अभयारण्य भारत का सबसे पुराना जल पक्षी अभयारण्य है। भौगोलिक रूप से यह एक प्राकृतिक झील है जो लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है और वर्षा के पानी पर निर्भर है। इस झील की सबसे बड़ी विशेषता यहां के पानी में नाइट्रोजन की उच्च मात्रा है। यह जो पक्षियों के मल के कारण होती है और आसपास की खेती के लिए वरदान मानी जाती है। यहां की झील में लगे छोटे पेड़ पक्षियों को घोंसले बनाने के लिए एक सुरक्षित भौगोलिक आधार प्रदान करते हैं। यह स्थान सर्दियों के दौरान दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए एक मुख्य पड़ाव है। 4 पलार नदी का रेतीला तल। पलार नदी तमिलनाडु के उत्तरी जिलों से होकर बहने वाली एक प्रमुख नदी है, जिसकी एक अजीब भौगोलिक विशेषता है। यह नदी अक्सर सूखी दिखाई देती है क्योंकि इसका अधिकांश पानी रेतीले तल के नीचे बहता है। भौगोलिक रूप से यहां की रेत इतनी गहरी है कि यह पानी को प्राकृतिक रूप से संचित करती है और एक भूमिगत जल स्रोत का निर्माण करती है। इस नदी का बेसिन बहुत चौड़ा है, लेकिन सतह पर पानी केवल भारी मानसून के दौरान ही दिखाई देता है। यह रेतीली संरचना आसपास के क्षेत्रों के भूजल स्तर को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह एक अदृश्य जीवन रेखा की तरह काम करती है। 3 शोला वनों की भौगोलिक संरचना। तमिलनाडु के ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे नीलगिरी और पलानी पहाड़ियों में पाए जाने वाले शोला वन एक बहुत ही दुर्लभ भौगोलिक विशेषता हैं। ये वन पहाड़ियों की गहरी घाटियों में स्थित होते हैं और इनके बीच में विशाल घास के मैदान पाए जाते हैं। भौगोलिक रूप से ये वन प्राकृतिक स्पंज की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि ये मानसून के पानी को सोख लेते हैं और धीरे धीरे नदियों में छोड़ते हैं। यहाँ के पेड़ बहुत छोटे और घने होते हैं जो तेज हवाओं और ठंड को सह सकते हैं। यह अनोखा पारिस्थितिक तंत्र केवल दक्षिण भारत की विशिष्ट से ऊंचाई और जलवायु परिस्थितियों में ही संभव हो पाता है। 2 पंबन चैनल का नौ परिवहन भूगोल। पंबन चैनल भारत और श्रीलंका के बीच का एक संकरा जलमार्ग है जो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। भौगोलिक रूप से यह चैनल बहुत ही उथला है और यहां कई विशाल चट्टानें और रेतीले टीले मौजूद हैं। इस चैनल की गहराई को बनाए रखने के लिए लगातार ड्रेजिंग की आवश्यकता होती है ताकि छोटे जहाज यहां से गुजर सकें। यहां का समुद्री वातावरण बहुत ही चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यहां अक्सर तेज हवाएं और लहरें चलती हैं। पंबन का ऐतिहासिक कैंटिलीवर पुल इसी चैनल के ऊपर बना है, जो इंजीनियरिंग और भूगोल का एक बहुत ही शानदार और साहसी संगम माना जाता है। एक कन्याकुमारी की भौगोलिक अक्षांश स्थिति। तमिलनाडु के सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी की भौगोलिक स्थिति वैश्विक मानचित्र पर बहुत महत्वपूर्ण है। यह लगभग 8 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित है, जो इसे भारतीय मुख्य भूमि का भूमध्य रेखा के सबसे करीब का स्थान बनाता है। भौगोलिक रूप से यहां 3 सागरों का मिलन होता है, और लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह स्थान समुद्री धाराओं के संगम का मुख्य केंद्र है। यहां की चट्टानी संरचना गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा मानी जाती है, जो बहुत पुरानी है। एक ही दिन में एक ही स्थान से सूर्योदय और सूर्यास्त देखना यहां की विशेष भौगोलिक स्थिति और क्षितिज की स्पष्टता के कारण ही संभव हो पाता है। तमिलनाडु के सीक्रेट्स जानने के बाद हमें बताएं, आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा या किसने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया? कमेंट्स में लिखें और देखते हैं कि कितने लोगों ने एक ही बात चुनी। अगर आपको लगता है कि हम कुछ भूल गए हैं या कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा।
आपका फीडबैक हमें हर वीडियो को बेहतर बनाने में मदद करता है। और वीडियो की बात करें तो एक और वीडियो चल रहा है ताकि आप हमारे खूबसूरत देश की ज्योग्राफी को एक्सप्लोर करना जारी रख सकें। लेकिन जाने से पहले सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें ताकि हम साथ में सीखते रहें। अगले वीडियो में मिलते हैं।